नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि भारत में लंबे समय से, अब तो काफी लंबा समय हो गया, अक्सर भारत में इतने दिनों तक मीडिया में मुद्दे टिकते नहीं हैं। आज हमको खुद अपना तीसरा वीडियो इस पे करना पड़ रहा है। हम ऑलरेडी इनके ऊपर 2 वीडियो कर चुके हैं और अब हम तीसरा विषय भी इनके ऊपर वापस से केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया में अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है इस विषय के ऊपर कि क्या पंडित धीरेंद्र शास्त्री कोई मेंटलिस्ट हैं। मेंटलिस्ट का मतलब कि उनके पास में कोई भी सिद्धि विद्धि नहीं है, उनके पास में दिमाग पढ़ने की कोई कला है, जो कि कई चमत्कारियों, जो हमने थम्सअप में थंबनेल में लगाया हुआ है एक लड़की को जिनका नाम सुहानी शाह है, जो कि कई जगह मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करके कह रही होती हैं कि मेरे पास में कोई भी कला, मतलब मेरे पास कला है, कोई सिद्धि विद्धि नहीं है, मैं कोई तांत्रिक आंत्रिक नहीं हूं, मेरे पास में केवल एक माइंड पढ़ने की कला है। तो अब एक नई चीज शुरू हो गई है कि क्या पंडित धीरेंद्र शास्त्री धर्म की आड़ में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, क्या ये पाखंड कर रहे हैं। पाखंड से अर्थ है कि क्या इनके द्वारा सुहानी शाह जैसे लोगों के द्वारा जो काम किया जाता है, जिनको वो खुले में कहते हैं कि कोई आपको बेवकूफ ना बनाए, इसलिए हम बताते हैं कि ये केवल एक कला है, और इस आधार पर क्या पंडित धीरेंद्र शास्त्री इसी कला का उपयोग करके लाखों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। यह चर्चा अब देश में छिड़ चुकी है। छिड़ने की आधार कहां से शुरू हुई थी, यह हमने आपको पहले भी बताई थी। क्या कंक्लूजन है, मैं शुरुआत में आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को सुनते समय शुरुआत में ही आप कंक्लूसिव रिमार्क देकर के कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ भी ना लिखें। निवेदन है, तसल्ली पूर्वक सुन लें। आपकी जो राय है वो सेशन पूरा होने के बाद में कमेंट्स में भर दीजिएगा। आप फ्री हैं सब कुछ लिखने के लिए, लेकिन दोनों पक्ष एक बार जान लीजिए कि मेंटलिस्ट क्या है, पंडित धीरेंद्र शास्त्री क्या कर रहे हैं। और एक तीसरी चीज, जो पहले हमने आपको धर्मांतरण से जुड़ी बात बताई थी, अब तीसरी चीज इस समय मुख्य मुद्दे में वापस आ गई है, और वो है इनके द्वारा हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर दिया गया एक नारा, जिसमें इन्होंने कहा था तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो एक और चीज छिड़ गई है, और वो ये है कि क्या ये संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं। इन सारी बातों को आज के सेशन में हम आपके साथ चर्चा में लाएंगे, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से। तो आप कृपया करके पेशेंस के साथ इस घटना को ध्यान से सुने। जिनको कुछ नहीं पता है, सेशन आज से ही शुरू किया है, वो अब से शुरू करके सुन सकते हैं। मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमने इनके बारे में 2 सेशन किए हैं, जिनमें हमने आपको बताया है कि क्या है इनके चमत्कारों से लेकर विवाद, और जब इनके ऊपर चुनौती दी गई तो इन्होंने चुनौती स्वीकार करते हुए एक पत्रकार को अपने ही सेशन में बुलाकर उनके परिवारजनों के बारे में, उनके भाई बंधुओं के बारे में जानकारी पब्लिक के सामने रख दी। ये पत्रकार एबीपी न्यूज के पत्रकार थे, और इन्होंने, मतलब इन्हें जब बुलाया गया था तो पंडित जी के द्वारा कहा गया था कि जिनके चाचा का नाम ये है वो कृपया करके आगे आ जाएं। ये बाहर आ गए। इनसे कहा गया कि तुम्हारे भाई का नाम ये है, तुम्हारी भतीजी का नाम ये है, और तुम्हारे घर में फिलहाल गृह प्रवेश हुआ है। लेकिन जैसे ही ये इंटरव्यू संपन्न हुआ, लोगों ने तुरंत फेसबुक पर जाकर वो जानकारियां जुटाकर लोगों को बताना शुरू कर दी। देखा, इन्होंने फेसबुक से जानकारी निकाल कर दे दी, और फेसबुक से निकली हुई जानकारी को ये अपनी कला बता रहे हैं। हाल ही में भूल भुलैया 2 करके एक फिल्म आई थी, जिसके अंदर कहा गया था कि कार्तिक आर्यन जो हैं वो दूसरी जो अपनी को एक्टर हैं उनके साथ बात करते हुए उनकी डिटेल्स दे रहे होते हैं, जिसमें वो लड़की उनसे कहती है फेसबुक पे जुटाई हुई जानकारी को कोई सिक्स्थ सेंस नहीं कहता। लोगों ने इनका काफी मीम बनाकर मजा लिया कि आपने केवल फेसबुक से जानकारी जुटाई और जुटा करके इस प्रकार का घटनाक्रम किया। यह घटना हो गई साहब। इसके बाद में इनका काफी जगह कई लोगों के द्वारा अपने सोशल मीडिया पर अपनी अपनी समझ के आधार पर महिमा मंडन किया गया कि तरह साहब ये तो केवल बेवकूफ बनाते हैं और जानकारी चोरी छुपे लेकर आते हैं और लोगों को बताते हैं। इसके ऊपर हमने सेशन किया और आपसे उस दिन भी कहा था कि यदि आपको किसी एक व्यक्ति की 3 सूचनाएं याद रखने की ताकत है और एक दिन में कम से कम 50 व्यक्ति आप अपने दिव्य दरबार में इंटरव्यू कर रहे हैं, यानी जानकारी दे रहे हैं, तो प्रतिदिन आप 150 लोगों के डेटा को याद करके आते हैं। 150 लोगों के डेटा को अगर आपने याद कर लिया और आपको सशरीर याद है कि इसी व्यक्ति का डेटा है, और आप अगर साल में केवल 150 डेटा याद करते हुए 200 दिन भी दिव्य दरबार लगाते हैं, तो आपका डेटा 30,000 लोगों का होता है। और अगर आप ऐसे 30,000 लोगों को याद रख लेते हैं, तो हमने अपने सेशन में कहा था कि आप निश्चित ही कोई साधारण पुरुष तो नहीं है। अगर आप रट के भी आते हैं, जैसे लोगों ने इन पर आरोप लगाया था कि आप जो है इनकी फेसबुक डेटा को याद करके आ गए और यहां आकर लोगों के सामने चमत्कार नाम दे दिया। हमने तो अपने सेशन में यह कहा था कि अगर आप ये काम भी कर रहे हैं कि आपने इस फैक्ट को भी याद कर लिया, तो 30,000 डेटा दिन भर में याद करना, साल भर में याद करना, निश्चित ही आप असाधारण व्यक्ति
व्यक्ति हैं। हमने अपने सेशन में इस बात को उस सेशन के अंदर इस प्रकार से कंक्लूड किया था। कोई बात नहीं, एबीपी न्यूज पर यह कहानी खत्म हुई, लोगों ने काफी ट्रोल वगैरह अपने अपने पक्ष विपक्ष रखने शुरू किए, हमने भी अपना पक्ष रख दिया था। फिर एक कहानी और आती है, और वो कहानी आती है एबीपी न्यूज पर एक लड़की काफी ज्यादा सुर्खियों में आती है, जिसका नाम है सुहानी शाह। सुहानी शाह कहती हुई पाई जाती हैं कि ये जो काम कर रहे हैं, मैं इनके बारे में तो नहीं जानती ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने डेमो देकर के लाइव दिखाया कि मैं भीड़ में बैठे लोगों में से किसी एक व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो उसका दिमाग रीड करके लिखकर बता सकती हूं। लोगों ने इस बात को रिलेट कर लिया धीरेंद्र शास्त्री के साथ कि धीरेंद्र शास्त्री भी तो ऐसे ही करते हैं, यहां पर सुहानी शाह भी ऐसे कर रही हैं। अगर सुहानी शाह कहती हैं कि मेरे पास कोई धर्म की ताकत नहीं है, मैं केवल एक कला जानती हूं, तो बाबा भी कला जानता है, लेकिन इसके नाम पर सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है। और तो और इतना ही नहीं, वो कहता है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। इस बात को लेकर फिर एक बहस छिड़ गई, और साहब जहां तहां देखो वहां तहां लोगों ने मेंटलिस्ट वर्सेस बाबा कंपैरिजन शुरू कर दिया। तो मजबूरन हमको आपको आज का ये सेशन फिर लाना पड़ा कि साहब ये मेंटलिस्ट की कहानी क्या है, बाबा क्या कर रहा है, फिर से हमारा कंक्लूजन क्या है, आज के सेशन में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन दिमाग की जहां बात चल रही हो, दिमाग पर मैं आपके सामने एक और जानकारी देना चाहता हूं। साथियों, आप में से बहुत सारे लोगों ने एक डायलॉग फिल्मी है लेकिन सुना जरूर होगा कि अगर आप किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये जो दिमाग की चाहत है और इस चाहत के आधार पर कोई भी कार्य करने की ताकत है, ये ताकत असल में ये जो कायनात की ताकत कही गई है, इसे एक पुस्तक है जिसका नाम है पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। ये एक ऑडियो बुक है, अवेलेबल है कुकू एफएम पर, आप इसे जरूर सुनिएगा। जिस पुस्तक में यह बताया गया है कि हमारा जो सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन है, उसकी ताकत कितनी ज्यादा है, हमारी जो इच्छा शक्ति है उससे हम अपने पक्ष में पूरी सृष्टि को किस प्रकार करते हुए चलते हैं। क्योंकि आज के सेशन में चर्चा ही दिमाग की है, तो दिमाग की ताकत को बताने वाली यह किताब है जो कि मिलियंस में सुनी गई है, बहुत ही फेमस किताब है। समय निकालकर इसे सुनिएगा जरूर। और सुनने के लिए क्या कर सकते हैं, आपने जिस तरह से इस साल 2023 की शुरुआत में कई किताबें सुनी, मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता है, कुकू एफएम, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जहां से आप इसे डाउनलोड करके अपनी पसंद की कई किताबें सुन सकते हैं। सामान्यतया कहते हैं कि एक किताब 300 रुपए की आती है, अगर आपने 10 किताब भी महीने भर में सुन ली तो 3000 की किताबें सुन ली। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 10,000 ऑडियो बुक्स महीने भर के सुनने के लिए मात्र 99 रुपीज में देता है। और खास बात यह है कि यदि आपने आज से शुरू हुए ऑफर का लाभ ले लिया, ऑफर क्या है, फ्रीडम 60, तो आपको 99 में 60 रुपए कम, यानी आपको 39 रुपीज में मात्र 10,000 किताबें महीने भर के लिए सुनने को मिलती हैं। और तो और बेहतरीन फीचर्स के साथ, फिर चाहे वो ऑडियो बुक फॉर्मेट में हो, चाहे नोट्स बनाने के उसमें हो, ड्राइविंग मोड फीचर के साथ हो। इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप चाहते हैं इस 60% ऑफ का लाभ उठाना, तो आप यूज करिए फ्रीडम 60 कोड, और इसको यूज करके 99 रुपीज वाला मंथली सब्सक्रिप्शन 3 दिन तक यानी 29 जनवरी तक मात्र 39 रुपीज में ग्रैब कर लीजिए और ऐसी किताबों को जरूर सुनिए। कोड चेंज है, अंकित 50 की जगह फ्रीडम 60 है 3 दिन के लिए, ठीक है ना, ये कोड याद रखिएगा। चलिए तो आते हैं वापस मूल मुद्दे पर, मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहां से यूज कर लीजिएगा। अब मूल मुद्दा कहां पर टिक रहा है, वापस आते हैं, सुहानी शाह के बारे में बात करने लगते हैं। तो अब हुआ क्या कि साहब सुहानी शाह लोगों के मन की बात जानने का दावा करती हैं। इन्होंने अब तक लगभग 5000 से ज्यादा शो कर दिए हैं, ऐसी इंटरनेट पर इनके बारे में जानकारी उपलब्ध है। सुहानी शाह और इनके जैसे कुछ और भी कलाकार, जैसे करण सिंह नाम के एक कलाकार हैं, वो इन दिनों नेशनल मीडिया पर छाए हुए हैं। नेशनल मीडिया पर जहां एक और एबीपी न्यूज में लूप में वीडियो चलाया जा रहा है सुहानी शाह का, वैसे ही करण सिंह को कोई और चैनल पकड़कर बैठा हुआ है। ऐसे ही आज तक सुहानी शाह और कुछ 2-4 लोगों को पकड़कर बैठा हुआ है, और ये सब लोग इन लोगों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है।
क्या हो सकता है? बोले लोगों का माइंड पढ़ा जा सकता है। अब माइंड पढ़ा जा सकता है, ऐसी बात कहने वाले ये लोग जो हैं, ये सीधी अपने आप में बिना कहे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो सिद्धियां हैं उनको चुनौती है कि बाबा मेंटलिस्ट है लेकिन बताता है कि मुझे धर्म ने शक्ति दी है। ठीक है, आपको याद होगा इनका एक काफी फेमस वीडियो है संदीप माहेश्वरी जी के साथ में, जो कि काफी फेमस वीडियो है सुहानी शाह के साथ, जिसमें इन्होंने इनके भी माइंड को रीड करके बताया था और काफी अचंभा लोगों ने व्यक्त भी किया था और काफी इन दिनों यह शो हिट भी हुआ है। ऐसे ही एक शो के अंदर सुहानी शाह भीड़ में बैठी एक लड़की से कहती हैं कि मैं तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है अगर तुम उसे सोचोगी तो मैं उसे स्लेट पर लिख कर दिखा सकती हूं। ऐसे ही एक शो के अंदर यहां पर ये अपने भीड़ में से बैठी एक लड़की से कहती हैं कि आपके दिमाग में जो आ रहा है आप उसे सोचिए। ये वो लड़की हैं, इनसे कहा गया कि आपके दिमाग में जो आ रहा है उसे सोचिए, सोचते रहिए और सोचते सोचते मैं आपके दिमाग में आ रही चीजों को लिखना शुरू करूंगी। ये लगातार इनके चेहरे को देखती रहती हैं, चेहरे को रीड करने के लिए समय देती हैं, समय देकर के इनके भाव जो बने उनको इन्होंने अपने अंदर से रीड करके कि इन्होंने जिस तरह से सोचा, देखिए भाव पढ़ते समय चेहरे पर आ रहे एक्सप्रेशंस, होठों का हिलना, आंखों की हलचल, दिमाग पर आई चीजें, उनको इन्होंने लिख करके इस लड़की के मन में अपने फ्यूचर को लेकर के जो बात आई उसे इस स्लेट पर लिखकर दिखा दिया कि तुम सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहती हो। यह यहां पर सक्सेसफुल हुआ और इन्होंने इस प्रतिक्रिया को देते हुए कहा कि तुम और भी बहुत कुछ सोच रही थी बनने से पहले कि मैं क्या बनूंगी, लेकिन तुमने सोशल एक्टिविस्ट बनना सोचा है और मैंने इस बात को यहां लिख लिया है। भीड़ जो प्रेजेंट है वो इस चमत्कार को देख करके ताली बजाती है, जिस पर सुहानी शाह कहती हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक कला है जिसके अंतर्गत मैंने आपके दिमाग को पढ़ा और यहां पर लिख लिया। बिल्कुल सही है, यह एक कला है। ऐसी ही कला का प्रदर्शन इन्होंने श्वेता सिंह, जो कि आज तक की पत्रकार हैं, उनके साथ किया। उनसे कहा कि आप अपनी किसी सहेली का नाम सोचिए, दोस्त का नाम सोचिए, मैं आपके नाम को लिखकर देखती हूं कि आप क्या सोच रही हैं। सुहानी शाह आज तक चैनल पर इनके इसको बताए हुए वक्तव्य को लिखती हैं और बताती हैं कि आपने अपनी जिस सहेली का नाम सोचा है उसका नाम यह है। ये भी हैरान हो जाती हैं। इसके बाद फिर एक और कलाकार निकल कर आते हैं और उन कलाकार ने इस प्रकार से एक कलाकार और निकल कर आते हैं जिनका नाम करण सिंह है और वो करण सिंह आकर के इसी प्रकार से इस न्यूज चैनल के एंकर के साथ बातचीत करते हुए ऐसे ही फिर ये डेमो देते हैं। ये डेमो देकर के बताते हैं कि हां, मुझे आपके दिमाग में जिस व्यक्ति का नाम चल रहा है मैं बता सकता हूं। यानी ये सब वो कलाकार हैं जो माइंड रीड करके पत्रकार के दिमाग में क्या चल रहा है वो नाम लिखकर बता रहे हैं और ये बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं। ये लोग बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ काम कर चुके हैं, उनके साथ शोज कर चुके हैं। सुहानी शाह भी काफी सारी हिट अपने शोज कर चुकी हैं। ये सब लोग इस तरह के नेशनल मीडिया पर आकर के बताना चाह रहे हैं कि ये एक कला है। अब इस कला का प्रदर्शन नेशनल मीडिया ने इतना कर दिया कि फिर एक बहस छिड़ जाती है और बहस ये कि बाबा कला तो रखता है माइंड रीडर वाली, लेकिन उस कला को वो धर्म से जोड़ देता है और धर्म से जोड़ता ही नहीं बल्कि वो ये भी कहता है कि मैं धर्म के चमत्कारों से या धर्म के अंदर जो मैंने काम करके दिखाए लोगों को, इससे जो लोग दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर चले गए थे उन्हें वापस लाऊंगा। दूसरा, मैं धर्म के नाम पर इतना लोगों के अंदर भाव पैदा कर दूंगा कि अगर उन्होंने मेरा साथ दिया तो मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। आपको याद होना चाहिए भारत के संविधान में, आज गणतंत्र दिवस है जिसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, उस संविधान के अंदर भारत को एक सेक्युलर नेशन बताया गया है, यानी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, यानी एक ऐसा राष्ट्र जिसने अपने लिए कोई भी धर्म नहीं चुना है, सभी धर्मों का समान सम्मान चुना है। ऐसी स्थिति में जब इनके द्वारा यह पंक्ति बोली जाती है तो कई संविधानविद या जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझने वाला वर्ग है जिसने संविधान का ज्ञान ले रखा है, वो इस बात से आहत हो जाता है कि एक तो तुम्हारे पास कला के नाम पर माइंड रीडिंग की कला है, दूसरा तुम फिर लोगों को इस तरह से जोड़ करके धर्म के नाम पर बरगला रहे हो। इस आधार पर फिर उनके खिलाफ फिर बयानबाजी शुरू हो जाती है और एक नई बहस छिड़ जाती है कि बाबा भीड़ को भीड़ में ही पागल बना रहा है। कोई बात नहीं साहब, फिर साहब इनके वीडियो फिर से शुरू हुए। फिर से क्या शुरू हुए, बाबा ने फिर से पर्चे देने शुरू किए और कहा कि एक काम करो, आपको लगता है कि मैं चेहरा पढ़ के बताता हूं। हालांकि इन्होंने अब तक जितने साक्षात तरीके से अपने
अपने आप को प्रूव करने का साहस जुटाया है, यह निश्चित ही काबिले तारीफ है। अगेन मैं इस बात को अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, और वो ऐड करते हुए ये कि ये खुले मंच पर यदि मैं ना, अगर कोई मुझसे या आप में से कोई ये पूछ ले कि यदि तुमको ये 10 सवाल दिए गए हैं, याद कर लो ढंग से, तुमसे फिर पूछा जाएगा, तुम थोड़ी देर बाद जवाब देना, और कोई 4 बार हमसे ठहरा के पूछ लेना, देख ले यही जवाब है ना, देख ले यही जवाब है ना, तो खुद से अपने जवाब पर संदेह हो जाता है। आप में से भी बहुत बार बचपन में ऐसा हुआ होगा, जब आपका कोई भी बड़ा भाई बहन या घर का सदस्य कोई क्वेश्चन आंसर आपसे बिठाकर पूछता होगा परीक्षा के समय पर, और आपसे पूछता हो देख ले तू चेक कर ले यही आंसर है ना, तो आपको लगने लगता है यार बी नहीं, इसका आंसर तो सी है। इस प्रकार के भाव प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन अगेन मैंने पहले इनकी तारीफ की थी इस वजह से, मुझे नहीं पता कि इनके पास क्या कला है, कौन सी सिद्धि है, नहीं पता। मैं इनका अपने आप में एक बड़ा फैन बन चुका हूं। और क्यों बन चुका हूं? यदि आप भैया फैक्ट याद करके आते हो तो आप फैक्ट मशीन हो, क्योंकि आप अगर 30,000 डेटा याद कर लेते हो ना साल भर में, आप रियल में आईएएस मटेरियल हो, नंबर 1। नंबर दूसरा, यदि आप इतने लोगों के सामने, हजारों की भीड़ सामने बैठी है, 50 कैमरा सामने लगे हैं, और आप ओपन चैलेंज देके कहते हैं पूछ सको जो पूछो, अगर आप ये करने की क्षमता रखते हो तो भैया अगेन आपका कॉन्फिडेंस भी अल्टीमेट लेवल का है। भाई अच्छों की हवा इस बात पर खराब। आपको पता है सचिन तेंदुलकर जब नर्वस 90 के शिकार होने लगे थे, मैं सचिन तेंदुलकर से इनकी तुलना करके ना तो सचिन तेंदुलकर को कम दिखा रहा हूं, ना इनको बहान बना रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि एंजाइटी में परफॉर्मेंस कैसे बिगड़ती है। सचिन तेंदुलकर एक समय पर अपने शतक के रिकॉर्ड के पीछे इतने पागल हुए, यानी इतने डिप्रेशन में चले गए कि वो 90 के बाद उसे सैकड़े में बदलने के लिए, 100 में बदलने के लिए कई बार 90 के फिगर पर आउट हुए। तब एक नया टर्म इजाद हुआ जिसका नाम था नर्वस 90। नर्वस 90 मतलब सचिन तेंदुलकर कई बार 90, 91, 92, 94 इतने पर आउट हो जाएं, शतक पूरा ना कर पाए, क्योंकि उनके अंदर सतह एंजाइटी हो जाती कि एक दिन ये रिकॉर्ड मेरा होगा, ये भीड़ मेरे लिए चीयर करेगी, और उस भीड़ के अंदर सचिन एंजाइटी में आउट हो रहे थे। ये सचिन ने खुद ने स्वीकार किया। भाई साहब, ये व्यक्ति इतनी भीड़ के सामने नर्वस होकर के भी गलत जवाब नहीं दे रहा है, अगेन प्रशंसा का पात्र है। ये जो भी हैं भाई, मैं कोई बाबा तो हूं नहीं कि सिद्धियों के बारे में जानता हूं, मैं माइंड रीडर भी नहीं हूं कि इनके बारे में जानता हूं, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूं, थोड़ा बहुत ज्ञान 2-4 किताबों का मेरे पास है, उस आधार पर अपने अनुभव से यह जानकारी साझा कर रहा हूं। अब क्या होता है साहब, सवाल बनता है कि यह माइंड रीडिंग आफ्टर ऑल है क्या? माइंड रीडिंग के बारे में लोगों ने कहा कि यह विज्ञान है। जी नहीं, यह एक कला है। कला जैसे कुछ लोगों को आपने जादू करते हुए देखा होगा, अपने बगल में से निकालकर कबूतर प्रकट कर देते हैं, कुछ लोग प्रसाद पैदा कर देते हैं, कुछ मिठाई ले आते हैं। ये जादू की कुछ टैक्टिक्स हैं, और ये पुरातन काल से भारत के अंदर चली आ रही हैं। भारत में जादूगर का इतिहास आज का नहीं है, लंबे समय से हम लोग जादू के खेलों में रुचि लेते आए हैं। लेकिन जब भी जादूगर ने कोई जादू दिखाया है तो वो ये बोलता है कि ये मेरी कला है। अब मुसीबत यह है कि बाबा ने जो भी करा, जो भी लोगों के सामने करके दिखाया, वो इस बात को नहीं बोलते कि यह जादू है। अब वो इस बात को बोलते हैं कि यह मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, बागेश्वर धाम बालाजी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मुझे अपने संत महात्मा गुरु दादाओं के द्वारा दी गई परंपरा है जिनका मैं निर्वहन कर रहा हूं। ठीक है साहब, इस आधार पर लोगों ने कई प्रकार से इस पर बहस करना शुरू कर दिया। तो इसमें इन्होंने एक अपना परिचय और दिया। परिचय क्या था? इन्होंने किसी एक और पत्रकार को, जैसे एबीपी न्यूज का पत्रकार तो लोगों ने काफी ज्यादा ट्रोल कर दिया कि नहीं, ये तो पहले भी बाबा का इंटरव्यू ले रहा था, इसलिए इसने जो जानकारी दी वो हो सकता है बायस्ड हो। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने फिर एक और पत्रकार को पकड़ा जो टीवी9 भारतवर्ष का पत्रकार था। उससे कहा कि भाई तू जा करके अपने भीड़ में से किसी को भी लेके आ जा, अगर लगता है कि तुम्हारे हिसाब से कोई व्यक्ति लाया जा सकता है, भीड़ में से जाओ, ले आओ, और उनके बारे में मैं यहां पर पर्चा लिखूंगा, पर्चे में लिखकर पहले ही रख लूंगा। वो व्यक्ति मुझे नहीं पता कौन है, कहां है, इतनी बड़ी भीड़ में बैठे हुए लोग हैं, उन व्यक्तियों में से किसी एक के बारे में मैं पर्चा लिख के बैठ रहा हूं। मैं बैठ गया, तुम मेरे सामने ले आओ, मैं पर्चा खोलूंगा, वो उसी का निकलेगा। अब अगेन, अगर माइंड रीडिंग है तो माइंड रीडिंग के अंदर सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है कि आपको माइंड जिसका रीड करना है वो व्यक्ति सामने होना जरूरी है। यहां पर कोई व्यक्ति है ही नहीं, बाबा किसी से बात किए ही नहीं, वो मंच पर बैठे हुए हैं,
पत्रकार देश को लाइव दिखा रहा है। आजकल ये पत्रकार भी पूरे प्रचारक हो रखे हैं। हालांकि पत्रकारिता के बारे में कहते हैं कि पत्रकारिता को केवल वो सूचनाएं प्रेषित करनी होती हैं, लेकिन ये लोग शायद अपन से इंस्पायर्ड हो गए हैं। इनको भी एक प्रकार से व्याख्या देने का मन करने लग गया है, ये व्याख्या देने लग जा रहे हैं। पत्रकारिता जितना मैं समझ पाया हूं, क्योंकि मैं तो पत्रकार हूं नहीं, अपन तो भाई जो चल रहा है उसको अपनी भाषा में आप लोगों तक एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो व्यक्ति है ये बाकायदा एक्सप्लेन भी कर रहा है कि मैं तो किसी को नहीं जानता था, और एक अनजान व्यक्ति को सामने लाकर बिठा देता है। बाबा पर्चे में लिख के रख लेते हैं पहले ही, अब लाकर के पर्चा खोलकर दिखाते हैं, वो उसी महिला का निकलता है। फिर एक बहस छिड़ गई, यार या तो ये पत्रकार मिला हुआ है या फिर बाबा उस महिला के बारे में पहले से जानते थे। अब जब ये बहस छिड़ी, पत्रकार मिला हुआ है, तो फिर लोगों ने एक और जवाब देना शुरू किया कि यार अगर वाकई में देखो बाबा सारे फैक्ट रट के बैठता है, मान लिया बाबा बहुत इंटेलिजेंट होगा, इसके बाद में बाबा जो है वो ऐसे चमत्कार दिखाते समय अगर मान लीजिए कि उतने लोगों के सामने नर्वस नहीं होता, बाबा बहुत कॉन्फिडेंट है। अब अगर ये कारनामा भी करके दिखा देता है बाबा, क्या कि भाई लोगों के सामने ही वो सारे पर्चे लिख करके पहले से बैठ रहा है, और हो सकता है उसने पत्रकारों को खरीद लिया हो, तो भाई अब ये तीसरी संभावना निकलती है कि यार ये बाबा इसका मतलब बहुत पावरफुल आदमी है, यानी इसके पास इतनी ताकत है कि इसने एबीपी न्यूज को खरीद लिया, इसने टीवी 9 भारतवर्ष को खरीद लिया, जो पत्रकार सामने बैठे बाबा ने पैसा दिया तुम बिक जाओ सब। यार ऐसा भी नहीं हो सकता। और एक पता है बहुत बड़ी बहस जो अब यहां छिड़ चुकी है, वो पता है क्या है? सच्चाई है, और वो हम सबको समझनी और सोचनी भी चाहिए। और सच्चाई यह है साथियों कि आजकल जो इस बाबा से प्रमाण मांगे जाने का काम शुरू हो रहा है ना, असल में ऐसा भारत के किसी भी और धर्म के साथ कभी नहीं हुआ। यह एक अगेन विषय है बहस का, जिस दिशा में लोगों का ध्यान जाना चाहिए। पता है आपको, बाबा के साथ एक और नाम इन दिनों सुर्खियों में आया था, नाम था नुपुर शर्मा का। आपको याद होगा नुपुर शर्मा जो बीजेपी की प्रवक्ता हुआ करती थी, उन्होंने एक ऐसे ही बयान में इस्लाम के ऊपर कथित टिप्पणी कर दी थी, जिसके चलते पूरा इस्लामिक वर्ल्ड उनके खिलाफ हो गया था। फाइनली बीजेपी को उनको प्रवक्ता के पद से हटाना पड़ा था, उनके खिलाफ जाने कितने ही केसेस हो गए थे। एक विवादित टिप्पणी के ऊपर उनके ऊपर इतना कुछ हो गया था। और आज सबसे बड़ी जो अचरज की बात है वो ये है कि बाबा जो बार बार अपना परिचय देता जा रहा है कि तुम्हें भाई मेरे ऊपर टेस्टिंग करनी है, भाई वो तो प्राइवेट आदमी है ना। अपन जिस तरह से टेस्टिंग कर रहे हैं बाबा की, वो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो सरकारी आदमी हो, यानी सरकारी संस्था है और सरकारी संस्था ऐसे काम कर रही है, तो अब चलो इसकी टेस्टिंग लेते हैं। और टेस्टिंग के नाम पर सनातन धर्म, सनातन रीति रिवाज, सनातन संस्कृति, वो सब सवालों के घेरे में जिसके मन में आ रही है वो खड़ा करके छोड़ दे रहा है। यहां पर बाबा का सवाल यह भी बहुत बड़ा है कि सोचो कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म कितना सहिष्णु है कि इसके बारे में जिसके मन में जो आ रहा है वो कह रहा है। बाबा को ढोंगी, बाबा को पाखंडी, बाबा को मूर्ख बनाने वाला, धर्म आचरण करो, धर्म है ही नहीं, ये नहीं वो नहीं, इस तरह की सारी बातें कहने वाला, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो खड़ा होकर के ये कह दे कि जिसने ऐसा बोला वो गलत है, या जिसने ऐसे बोला उसका सर तन से जुदा हो जाएगा, ऐसा कोई कहने वाला नहीं। अगेन यहां पर लोगों ने कंपैरिजन नुपुर शर्मा के साथ वाले मामले को यहां पर जोड़कर किया कि यह हो क्या रहा है हमारे देश में। हमारे देश में जो सहिष्णुता है वो एक्सपेक्ट इस सनातन धर्म के मानने वालों से ही क्यों की जाती है। यह भी एक अलग मतलब नैरेटिव सेट होता जा रहा है देश के अंदर कि यह चल क्या रहा है भाई, कि तुम हमसे कितनी अग्नि परीक्षाएं लेते जाओगे कि तुम्हें परीक्षा देनी है, तुम सही या गलत, तुम्हें प्रूव करना है, यानी कि अंटिल प्रूवन गिल्टी, आपको सिद्ध करना है कि मैं सही ताकतवर हूं। भाई इस बाबा ने अपना चमत्कार इस महिला के सामने भी दिखा दिया, लोगों ने फिर बात बना दी होगी, टीवी 9 खरीद लिया होगा, कोई बात नहीं साहब। फिर ऐसे ही अचानक एक और चीज निकल कर आती है। बाबा एक व्यक्ति को भीड़ में से बिना देखे बुलाता है। क्या कह के बुलाता है? जिसने लाल शर्ट पहनी हो, जीन्स पहना हो, वह सामने आ जाए। बाबा उसके बारे में भी लिख लेता है पहले ही, इसने उसका नाम और बताया, शायद इसका नाम शुभम बताया, जिसका नाम शुभम है वो चल के भीड़ में से सामने आ जाए। भाई लाल शर्ट जीन्स पहना वाला लड़का आ गया। अब कुछ लोगों को फिर लगेगा बाबा तो रट के बैठा था, इसका नाम शुभम आएगा, कपड़ा पहन के आएगा, उसको बुला लो। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको लगता है यह काम इतना आसान है लाखों के लोगों के बीच में 50 लोगों के नाम याद करना, करके देखो भाई, इतना आसान नहीं होता ये परीक्षा लेना। पता है अपने देश में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो क्या है, हम कुछ करें ना करें लेकिन दूसरे की गलतियों को बहुत अच्छे से पकड़ने की कला जानते हैं।
पर छिद्रान्वेषी कहते हैं ऐसे लोगों को, दूसरों की कमियों को ध्यान में रखने वाले लोग। उन्हें नजर ही ये आएगा, जैसे मैं आपको एक सफेद स्क्रीन दिखाऊं, उस पर एक काला बिंदु लगा दूं, आपको सफेद स्क्रीन नहीं काला बिंदु दिखेगा। ऐसे ही अब भाई बाबा ने इसको बुलाया होगा, बाबा आ गया साहब, ये बंदा निकल के भीड़ में से बाहर आ गया। अब ये भीड़ में से निकल के आ गया, बाबा इसके बारे में बोल रहा है कि भाई तेरे साथ ऐसा हुआ है, तेरी वाइफ की मतलब ऐसे ऐसे मौत हुई थी, ये हुआ था और वो हुआ था, कोई बात नहीं। बोले बाबा आप तो मेंटलिस्ट थे। मेंटलिस्ट का मतलब कि तुमको लोगों का चेहरा देख के पता चलता था कि किसके मन में क्या चल रहा है। बाबा एक अलग दिशा पकड़ लिए। बाबा दिशा क्या पकड़ लिए कि मैं किसी को बिना देखे ही बोलूंगा उस भीड़ में इस नाम का व्यक्ति बैठा है, ले आओ, उसके साथ ऐसा हुआ है। यानी आप एक दिशा पकड़ रहे हो और बाबा अपनी सिद्धियों के दम पर, अपने आशीर्वाद के दम पर, जो भी उनके साथ में कला है उसके दम पर एक नेक्स्ट लेवल टच करते जा रहे हैं। अब तक यह होता था सामने बिठाकर उसकी परेशानी बताई जाती थी, बाबा एक नेक्स्ट लेवल टच कर गए। तुम भीड़ में से किसी को ले आओ, मैंने लिख कर रख लिया वो ही होगा। फिर भाई साहब एक और चीज, इस व्यक्ति को बुला के तू आ जा, तेरे बारे में ये जानकारी, ये नेक्स्ट लेवल टच होता जा रहा है। ज्यादा परीक्षा मत लो, नहीं भाई साहब पूछने वालों के घर के बारे में बता दिया जाएगा, कोई नहीं साहब। ऐसे ही मतलब अलग अलग प्रकार के इनके द्वारा डेमो दिए गए। अगेन मैं तो 2-3 चीजों से साहब हतप्रद हूं, मैंने पहले भी बताया था। यदि ये बात फैक्चुअली डेटा याद करने की है, तुम इंटेलिजेंट हो भाई। इतने लोगों के सामने बिना डरे अगर तुम कुछ भी माइंड रीडिंग भी कर रहे हो, हजारों की भीड़ सामने बैठी है, उसमें से किसी का चेहरा तुम पलक झपकते ही पढ़ ले रहे हो, बहुत बुद्धिजीवी हो भाई। नंबर तीसरा, अगर रही बात इस चीज की कि तुमने मीडिया को खरीद लिया है, तो भाई मतलब मैं मानूंगा कि तुम सारे राजनेताओं से भी ऊपर हो, क्योंकि तुम्हारा मीडिया प्रबंधन भी गजब है। एक आदमी में इतनी शक्तियां नहीं हो सकती है। मतलब पर्सनली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिश है कि यार इतना सब कुछ नहीं हो सकता। वाकई में जो भी है कुछ अलग तो है। अब वो कुछ अलग है, अगर आपको सनातन धर्म के अंदर विश्वास है, हम अपनी हनुमान चालीसा के अंदर भी एक पंक्ति गाते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हम एक बहुत बड़ी हनुमान चालीसा को जाने कब से रिसाइट करते हुए आ रहे हैं, बोलते हुए आ रहे हैं। उनकी वैदिक शक्तियों में अगर वाकई में सच्चाई है तो शक्तियां होती हैं। हमारी धर्म की आधार, हमारे धर्म का नींव, हमारी इनमें ये शक्तियां, हमारी सिद्धियां, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कही गई पंक्तियां हैं, उनमें निश्चित ही कोई सत्य होगा। और अगर ऐसा है और ये व्यक्ति इनके आधार पर ये काम कर रहा है, तो भी फिर एक कोई नई चीज हो सकती है। लेकिन एक चीज मैं यहां पर आपको ऐड करना जरूर चाहूंगा। अब एक नई बहस इस दिशा में छिड़ती है। हो सकता है बाबा मेंटलिस्ट हो सकता है बाबा बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है बाबा जो है चमत्कारी हो सकता है बाबा ने धर्म से अपने पास ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली हो जो कि मेंटलिस्ट जैसी हो। इसमें मैं अपना एक रिमार्क ऐड करना चाहूंगा, और वो रिमार्क ये है, देखो आपका स्वास्थ्य खराब है, मान लीजिए आपको बुखार है, तो बुखार है तो उसका इलाज एलोपैथी यानी अंग्रेजी दवा भी करती है, उसका इलाज आयुर्वेद भी करता है, उसका इलाज होम्योपैथ भी करता है, यूनानी भी करता है, अपने घर की जो मम्मी की दवाएं हैं वो भी, दादी की दवाएं हैं वो भी करती हैं। अर्थात कला में अगर किसी को चमत्कार दिखाना है तो ये थोड़ी है कि किसी ने मेंटलिस्ट का अध्ययन किया होगा तभी वो ये काम कर पाएगा। हो सकता है उनके पास में इस प्रकार की कला का जो प्रदर्शन रहा है उसका आधार उनकी तंत्र साधना, उनकी जो पूजा पाठ है, या उनका जो अपने द्वारा जो किया गया अब तक ईश्वर के प्रति अपना स्नेह है, उस वजह से उनमें यह शक्ति पनपी हो। इसका मतलब आप ये तो नहीं कह सकते ना आयुर्वेदिक डॉक्टर तो बेकार है, एलोपैथिक डॉक्टर अच्छा है। भाई उसमें अलग प्रकार से कंक्लूजन निकलता है कि बीमारी कैसे सही होगी, होम्योपैथिक में अलग प्रकार से निकलता है। अगर ये काम सब हो रहा है और इस बीच में ये बात भी है कि इनको एक आशीर्वाद है, इनके पास में जिन्होंने भी इन्हें ये कला सिखाई या फिर जिन्होंने भी इन्हें ऐसा करने की ताकत दी, वो लोग भी तो एक परंपरा के अनुयायी हो सकते हैं। और हमें लगता है कि अगर हमारा देश वाकई में सहिष्णु है तो सहिष्णुता के नाम पर किसी एक के पीछे इस तरह से हाथ धो के पड़ जाना ये सही नहीं है। मतलब निश्चित ही मतलब ये वाली बात हो गई कि अगर आम के पेड़ पर फल लगते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पत्थरों से आप पत्ते भी तोड़ ही दोगे, क्योंकि फल फिर पक नहीं पाएगा। ये हम सबको सोचने की आवश्यकता है। खैर मैं इस पर रिमार्क देने वाला कोई व्यक्ति हूं नहीं, लेकिन अपना पक्ष रखना मुझे इस जगह पर बहुत ज्यादा जरूरी लगता है कि मैं क्या सोचता हूं, क्या करता हूं। हां, देश के अंदर ऐसी घटनाओं की आड़ में, अंधविश्वास की आड़ में बहुत से लोगों के साथ बहुत गलत भी हुआ है, बहुत से लोगों के साथ बहुत आपत्तिजनक घटनाएं भी हुई हैं। बहुत सारे बाबा ऑलरेडी सलाखों के पीछे हैं और उनकी घटनाओं के कारण ही देश के आज के युवा के साथ जो स्थिति पनपी वो ये कि वो
इस तरह के बाबा सन्यासी साधु संतों के ऊपर हमेशा शक की निगाह से देखता है, क्योंकि कोई भी बाबा के बारे में कोई भी न्यूज बाहर निकल कर आती है कि बाबा ने यह घटना कर दी, उसने यहां पे हत्या कर दी, उसने रेप कर दिया, बाबा भगोड़ा निकला, बाबा ने यूं किया, तो होता यह है कि उससे आस्था पर प्रश्न खड़े होते हैं। और प्रश्न खड़े होते हैं तो लोगों को लगता है कि जो भी भगवाधारी हैं या फिर जो भी इस तरह के पूजा पाठी लोग हैं वो गलत हैं। हालांकि ये दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग हैं। व्यक्ति को उसके उसके आचरण से जोड़ करके देखना, समाज से जोड़कर देखना, यह एक बहुत ही वस्तुनिष्ठ चीज है। ठीक है साहब, लेकिन इस बीच में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आती है, और वो क्या है कि इनके द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि पर एक डायलॉग दिया गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसी तर्ज पर इन्होंने याद करते हुए कहा कि तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। यह बात जब इन्होंने बोली और लोगों ने इनसे सवाल पूछे तो इन्होंने कहा, देखिए हिंदू राष्ट्र राम राज्य है, और राम राज्य का मतलब यह हुआ कि यहां सब लोग अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म की प्रकृति ऊपर रहे, मैं यह मानता हूं। लेकिन इस बात से भी बहुत सारे लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई कि नहीं, जैसे पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना देश के विभाजन के बाद, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना था। आज ये बाबा ये क्यों कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? देखिए इस बात को लेकर एक लंबी बहस है, हिंदू राष्ट्र वर्सेस पाकिस्तान या फिर इस्लामिक राष्ट्र। इसको किसी दिन और सेशन में लेंगे कि भारत क्यों हिंदू राष्ट्र आजादी के समय नहीं बना था, उसके ऊपर कभी एक सेशन करेंगे डिटेल में, उसका इतिहास आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन एक अपडेट है, और अपडेट क्या है, अगर आपको याद हो यह मामला शुरू कहां से हुआ, तो मामला शुरू हुआ था इस व्यक्ति के कारण जिसका नाम है श्याम मानव, जिसने आरोप लगाया था कि बाबा जो है वो अंधविश्वास फैला रहा है, जिसके चलते नागपुर में इस श्याम मानव नामक व्यक्ति ने इनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था। जब इनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था तो महाराष्ट्र के दो कानून हैं, एक कानून है महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस और अदर इनह्यूमन एविल एंड अगोरी प्रैक्टिसेस इन ब्लैक मैजिक एक्ट 2013, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। इन दो धाराओं के तहत इन्होंने केस दर्ज करवाया था बाबा के खिलाफ। फिलहाल के लिए नागपुर पुलिस के द्वारा बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है और कहा गया है इन दोनों ही धाराओं के तहत बाबा के ऊपर अंधविश्वास फैलाने जैसा कुछ भी हमें नहीं मिला। देखिए, धीरेन्द्र महाराज जी का जो नागपुर में वास्तव्य 5 जनवरी से 11 जनवरी के दरमियान था, और विशेष करके जो 7 और 8 जनवरी को जो दिव्य दरबार हुआ था, उसके पूरे वीडियोस की बारीक तरीके से अवलोकन पाहनी पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें बेसिकली किसी भी प्रकार का अंधश्रद्धा को फैलाया जा रहा है या अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा 2013 या ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत गुनाह होता है नहीं है, ऐसे निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं, और इस प्रकार की उनको सूचना आज दी जा रही है। यानी पुलिस के द्वारा उन्हें सूचना दे दी गई है कि आपके द्वारा जो आप पर आरोप लगाए गए थे वो सही नहीं है, आप इन्होंने क्लीन चिट दे दी है, पुलिस ने इन्हें पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को इस घटनाक्रम में जहां से हमने छोड़ा था वहां से लेकर अब तक की सारी जानकारी पता चल गई होगी। और अगर आपको ये जानकारियां अच्छे से समझ में आ गई हैं, आपने पेशेंस के साथ सुननी है, तो एक छोटी सी अपील हमारी भी सुन लीजिए। अपील ये है कि यदि आप अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर नए हैं तो आपको वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड पर एक सब्सक्राइब का बटन लाल रंग का दिखाई दे रहा है, जिसे दबाने का कोई चार्ज नहीं है। हां, फायदा यह जरूर है कि भविष्य में जब भी हमारा कोई वीडियो आएगा आप तक वो पहले ही पहुंच जाएगा। आपने लगभग 30 मिनट मुझे सुन लिया है। अगर आपको जानकारी अब तक जो दी गई है वो अगर पसंद आई है तो अपने साथियों से तो इसे अवश्य साझा करें। नीचे दिए गए एक शेयर बटन पर क्लिक करके साथ में ही एक लाइक का बटन और दिया गया है, उसे भी दबा दीजिए, उसका भी कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, ऐसा करने से हमें अपने काम को करने की और प्रेरणा मिलती है, आप तक इस तरह की जानकारी पहुंचाने का हमें और साहस मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी मैंने जो बुक आपको रिकमेंड की है आज आप जाकर के उसे जरूर पढ़ें, और मैंने आपको बता दिया, लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। मात्र 39 रुपीज में फ्रीडम 60 कोड यूज करके कुकू एफएम का महीने भर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स यह ऑफर कोड लागू नहीं होगा, 1 महीने के लिए यही आपके लिए उपलब्ध है। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।